बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज 3 से 4 अहम खबरें हैं। कराची में MKM की रैली पर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ। जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज है पिछले 1 माह से। वहाँ क्या हुआ आप तक पहुँचाएँगे। और फिर आज नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से खुसूसी नशिस्त होगी इस मौजू पर। और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर क़ानूनी क्यों करार पाई, इस पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन सरदस्त प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। शामी साहब ने आज उनकी वफ़ात के दिन के मौजू पर आपने चेहरा लिख रखा है, तो नाज़रीन की समातों की नज़र कीजिए। सिद्दीक़ अकबर राह हक़ के अव्वल मुसाफिर, सुनकर ऐलान पैगम्बर, वाह सुभान अल्लाह, खड़े हो गए उनके बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम से पहले कुरैश के दिलबर, इस्लाम के बाद इस्लाम को उन पर फ़ख्र, इश्क़ रसालत में सरशार सरासर, आफ़ताब रसालत से रोशन मसाले कमर, वाह सुभान अल्लाह। वो रफ़ीक़ रसालत, ख़त्म उन पर रफ़ाक़त का सफ़र, सुभान अल्लाह। बहरे बेकरां के शनावर, कोई हुआ ना हो सकेगा उनका हमसर। वो महबूब खुदा, महबूब खुदा उनके लिए जान से बढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले इश्क उन्हें देखकर गूंग पत्थर, अहले दिल उनके सामने हैरान मुतहय्यर, रसूल खुदा उनके रहनुमा, वो उनके बाद सबके रहबर। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो महराज की तस्दीक, उनके दम से सरब खाक जिंदीक, जहान फ़ानी से नबी की रुखसत पर, वो रोशनी के मुफस्सर, खोली हकीकत बड़े बड़ों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि कोई कहेगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, हाँ मैं उसका सर जुदा कर दूंगा। जी हाँ। उस वक्त उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी है बकर सदीक ने कि भी अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। उन्होंने कहा खोली हकीकत बड़े बड़ों पर, जो आया है रहेगा जाकर, वो असगर हो के अकबर, मुनकर हो के पैगंबर, उनको करना है मौत के साथ सफ़र, उससे सिर्फ अल्लाह है बाला तर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। रफ़ीक़े गार सौर, सानिए असनैन, नबी उनके लिए नूर ऐन, उनकी हिफाजत में आराम न चैन, उनका सरमाया दोस्त के नालैन, सुभान अल्लाह। उनके सामने हेज दौलत कौनैन, खुदा के सिवा कोई दूसरा न उनके माबैन, वो मसाहिबे साहिबे काब कौसैन, वो मुजाहिदे बदर हुनैन, वो जानशीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र उनके मद्दाह, अली उनके खैर खा, उन पर फिदा ज़ुन्नूरैन, डगमगाए न योरशों के माबैन, नबी का इशारा उनके लिए अटल मिसाल कुतबैन, हर लहजा बार याब बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो जहां में रिश्ताए कुर्बत उनके माबैन, नबी की कुर्बत उनका सुख उनका चैन, उनकी नींद उनके नैन। रंग गोरा माथा चौड़ा, दुबले पतले सेहतमंद, आंखें मोटी न छोटी, दूर से देखती हुई खिरदमंद, पेशानी बुलंद, कद लंबा न छोटा, मौजूनियत का पाबंद, कमर खमीदा लहजा संजीदा, जिस्म अकहरा मगर तनोमंद, बालों के लिए मेहंदी का रंग दिल पसंद। वाह। उनके वालिद सहाबी, उनके बेटे सहाबी, वो खुद असहाबे नबी की पसंद, वो दीन में सबसे आगे
दो चंद सह चंद, उनका सारा मालो मनाल, उनका घर बार, उनके अहलो अयाल, अल्लाह के लिए हाजिर खंद खंद, और उनके रिश्ते अजीम, उनकी निस्बत बड़ी, उनके मुनफरिद संबंध, उनकी दुख्तर आयशा उम्मुल मोमिनीन, फजीलतों का कोहे अलवंद, उनके दामाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर बुलंदों में सर बुलंद, रब मोहम्मद की सौगंध, और सदीक अकबर बाद अस पैगंबर, बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह शामिल साहब, वैसे ये बड़ी मुनफरद तौफीक हुई आपको, अता हुई कि आपने ऐसी मोअज़्ज़ज़ हस्तियों का, काबिल साद एहतराम हस्तियों का खुलफ़ाए राशिदीन चेहरा लिख रखा है, और वो इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से आप हर बरस ये सादत हम अपना नजराना पेश करते हैं, हमें भी हासिल होती है और नाज़रीन भी यकीनन इस बाबरकत महफिल में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल अब आज की ज़रा अहम ख़बरों पे भी आ जाते हैं। कराची चलते हैं सीधा सर। ये जो बल्दियाती मुतनाज़े कानून है कराची का, सिंध सरकार का, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं तमाम अपोजिशन जमातें, और आपको याद होगा कि जमात इस्लामी तो तकरीबन एक माह से मुसलसल सरापा एहतजाज है, दीगर शहरों में भी एहतजाज के सिलसिले को वो फैला रहे हैं। धरना दिया हुआ है हाँ, उन्होंने जो सिंध असम्बली के सामने, और अब उन्होंने ऐलान किया है फैलाएंगे, इसको फैलाएंगे शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर। आज अलबत्ता मुत्तहिदा की ये रैली थी, इस पर कुछ देर पहले जो मनाजिर देखे हैं दिल दहल गया है। पुलिस का लाठी चार्ज है, शेलिंग है। मुत्तहिदा तर्जुमान के मुताबिक एक उनके रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन वो ज़ख्मी भी हुए, और ज़ख्मी होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कई और कारकुनान की गिरफ्तारियों की इत्तला भी है। ये जो रैली है, हाँ, ये वज़ीर आला हाउस पे जा रही थी हाँ, और बल्कि कोई चढ़ दौड़ी थी, पहुंच गई थी। असलम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची से, उनसे पहले बात कर लेते हैं और फिर मुत्तहिदा और सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। असलम खान साहब, ये क्या वाक़या हुआ है? बड़े खौफनाक मनाज़र देखने को मिले हैं। मुत्तहिदा की रैली थी कहाँ, जा कहाँ रही थी, और फिर क्या हुआ? देखें जामी साहब, शारा फैसल पर ये एफटीसी से ये रैली शुरू हुई थी तकरीबन 3:15 बजे। जाना इस रैली ने प्रेस क्लब पर था, जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना है, और इस रैली का जो रूट था वो शारा फैसल एफटीसी से प्रेस क्लब पर था, और प्रेस क्लब पर ही ये मुजाहरा करना था, यही जो था इसका शेड्यूल था। लेकिन हम मीडिया को पहले से ये अंदाजा था कि ये रैली वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएगी, ये मेट्रोपोल से इस रैली ने मुड़ जाना है। मीडिया को इस तरह की इतलात पहले से थी कि जो रैली के जो शुरा है उनका मूड ये है कि वो वहां पर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। मेट्रोपोल होटल के पास जहां से दाएं जाने प्रेस क्लब के लिए रास्ता मुड़ जाता है, तो ये रैली की शुरा वहां नहीं गए और सीधा ये वज़ीर आला हाउस की तरफ चले गए। वहां से तकरीबन ये कहें कि आधा किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर है वज़ीर आला हाउस। तो प्रेस क्लब नहीं गए, वो भी तकरीबन इतना ही फासला है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वज़ीर आला हाउस चले जाएं। मेट्रोपोल पर पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी नहीं थी, क्योंकि पुलिस को शायद अंदाजा ये था कि ये प्रेस क्लब जाएंगे, तो मेट्रोपोल उन्होंने बआसानी क्रॉस किया। उसके बाद जो पीआईडीसी के पास जो चौक है, जहाँ पर जो होटल्स है 5 स्टार होटल, उस होटल के बाहर जो चौक है, वहां पर जब रैली पहुंची तो वज़ीर आला हाउस चंद कदम के फासले पर है। वहां पर पुलिस की जानिब से रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में थी, और आज एमकेएम ने एक बड़ी रैली निकाली, और आज ये रैली अकेले निकाली थी। पहले जो एहतजाज हुआ था उसमें जीडीए, तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, लेकिन वो उस एहतजाज से बड़ा ये एहतजाज दिखने में आया, और तमाम रुकावटें उन्होंने हटा दी, पुलिस मोबाइल हटा दी, और वज़ीर आला हाउस का जो मरकजी दरवाजा है उसके सामने धरना दे दिया। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया के जो हुकाम आए थे उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आला हाउस के पास से हटें, और जो होटल्स हैं वहां पर पीआईडीसी चौक के पास, आप वहां जाके धरना दे दें। यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर आप पीछे की तरफ चले जाएं। लेकिन इन जो एमकेएम के रहनुमा आमिर खान हो, कवर नबी जमील हो, उसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इज़हारुल हसन, मोहम्मद हुसैन, वसीम अख्तर, उन तमाम लोगों ने वहां पे धरना दे दिया और कोशिश यही की कि वहां पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। लेकिन तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं होगा कि पुलिस ने पूरी कोशिश की। आप इससे अंदाजा लगा लें कि 3:15 बजे रैली शुरू हुई है और 6 बजे उस पर शेलिंग भी हो गई है। यानी कि प्रेस ये जो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना उन्होंने दिया वो 45 मिनट से 1 घंटे का धरना होगा। फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से जो पुलिस थी उनको शेलिंग के लिए आंसू गैस भिजवाई गई और साथ साथ जो डंडे पहुंचा दिए गए थे। फौरी तौर पर फैसला किया गया कि पूरी ताकत के साथ एक ही ऐसा एक जबरदस्त हल्ला बोला जाए कि ये कारकुन और जो इनके रहनुमा है वो मुंतशिर हो जाएं। जो सदाकत हुसैन है वो भी जख्मी हुए, किश्वर ज़हरा रुकने कौमी असम्बली उनकी हालत भी इसमें गैर हुई, और मुतादिद खवातीन की हमने इसमें देखा कि हालत गैर हुई। असलम साहब, ये
वज़ीर आला की तो आज तबीयत ख़राब हुई है, जी अचानक उनको दिल की तकलीफ़ हुई और वो अस्पताल में मैं खैर ले जाए गए हैं। तो क्या यानी वज़ीर आला हाउस के अंदर आमदोरफ्त बंद कर दी थी इस रैली ने? देखें, जब वज़ीर आला ये रैली पहुंची तो उससे पहले ही वज़ीर आला हाउस वो पहुंच चुके थे। जब ये रैली जब धरने के लिए उन्होंने पहुंचे थे तो उससे कुछ देर पहले ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपना एक मामूल का चेकअप कराने के बाद वापस आ गए थे और दफ्तर में अपने वो मौजूद थे जब रैली के शुरा वहां पे धरना देने के लिए पहुंचे। 4:35 पर वो अस्पताल से वापस भी पहुंच चुके थे। नहीं, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, रैली के शुरा ने दरवाजे पर बैठ गए थे, दरवाजे पे बैठ गए थे, ना कोई आए और ना जाए। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी और इंतजामिया के भी मौका यही था कि इस दरवाजे से वो पीछे हट जाएं, जिस पर वो उन्होंने कहा कि उस दरवाजे के बाद नहीं, मगर फिर वो यहाँ जब उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था इधर आने का और दरवाजा बंद भी कर दिया तो फिर क्या कहा एमकेएम के रहनुमाओं ने, उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए, एमकेएम के रहनुमा का मौक़िफ़ ये था कि वो यहाँ पर धरना देके बैठे हुए हैं। उनसे जब इंतजामिया ने कहा कि ये रेड जोन है, यहाँ पे आप धरना नहीं दें और ये गेट दरवाजे के सामने से हट करके पीछे चले जाएं, कोई 300-400 मीटर पीछे की तरफ चले जाएं और वहां जाकर बैठें। तो एमकेएम के रहनुमाओं ने कहा नहीं, वो इसी जगह पे धरना देंगे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करेंगे, सिर्फ धरना देके बैठना चाहते हैं। वसीम अख्तर, आमिर खान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमात इस्लामी का धरना जो है वो करीबन 1 महीना होने को आया है और वहां लोग सिंध असेंबली की बिल्डिंग के सामने बैठे हुए हैं, कोई ना खुशगवार वाकया पेश नहीं आया, ना कोई लाठी चार्ज हुआ, ना कोई यानी जो मज़ाहिरीन है उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये तो अजब वाकया हो गया ना आज एमकेएम की रैली में। जी हाँ, असल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, मसला यही है कि जो भी वाक़या हो ये तो हुकूमत की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इंगेज करे प्रॉपरली, इस हद तक नौबत ना आ सके। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि पीपल्स पार्टी खुद ट्रैक्टर मार्च कर रही है। आपकी बात दुरुस्त है, ये जो लीडरशिप है उसका भी इम्तिहान है और हुकूमत का भी, दोनों तरफ से। ठीक, आप देखें, अगर आप धरना इस तरह देंगे कि आपने दरवाज़ा बंद कर देना है तो फिर एहतजाज तो ना हुआ ना, उससे बढ़ के कोई बात हुई। यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह की नौबत नहीं ना आए, यही तो आपके इम्तिहान यही तो मैं कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी का धरना कई रोज से जारी है और एमकेएम जो है अगर वो 200 गज पीछे 300 गज पीछे बैठ जाती और आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता, अपने जज्बात का इज़हार करते रहते, मुनासिब है। ये धरना तो फिर ऐसा हो गया ना कि जीना होगा मरना होगा, धरना होगा। चले आप चलते हैं सीधे इस्लामाबाद सर, वहाँ से हमें ज्वाइन किया बराह रास्त जनाब वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। इन्हें हमने ज़हमत इसलिए दी कि आज नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है। गवर्नमेंट इसे अपनी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी गिनती है। इस हेल्थ कार्ड से कौन मुस्तफ़ीद हो सकेगा, किसे ये हेल्थ कार्ड मिल सकता है, कहाँ कहाँ इलाज हो सकेगा और इस जैसे दीगर तमाम सवाल जो आप हमसे पूछना भी चाहते थे फारूक साहब से भी, उसके लिए हमने उन्हें ज़हमत दी। तकरीब इस्लामाबाद में हुई है, लेकिन ये एक पंजाब हुकूमत की तकरीब थी। जी। उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे, वहाँ तराना भी पेश किया गया जो हमारे फवाद चौधरी साहब की ज़ेरे निगरानी बना है और मेरे ख्याल राहत फ़तेह अली खान ने गाया है सबका पाकिस्तान। ये तो अच्छी बात हुई है ना कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की है किस्म में, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हर खानदान को पंजाब में भी केपीके में भी मिल चुका है और यहाँ आपको एक कार्ड मिल जाएगा 10 लाख रुपए का, जिससे आप अस्पताल में जब दाखिल होना पड़ेगा ना आपको, तो आप वो अखराजात जो हैं फैमिली के वो उसमें से वज़ा किए जा सकेंगे, वो प्रोटेक्शन दे दी गई। ठीक, फारूक साहब फरमाइएगा, अब हेल्थ कार्ड से कौन मुस्तफीद होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है? हर शख्स होगा मुस्तफीद। और किन बीमारियों के लिए ये कारामद होगा? देखें, बहुत शुक्रिया शामी साहब और अजमल जामी साहब, आप इतने एक अहम मौजू के ऊपर आज आपने जो है वो प्रोग्राम किया। यकीनन ये पाकिस्तान का जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ी सहूलत है जो आम आदमी को मिलने जा रही है। लोगों की तकालीफ होती थी, उनके अपने प्यारे बीमारियों से जो है वो तड़पते थे, उनकी तकलीफ में होते थे, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते थे इलाज करवाने के। मगर फारूक आप ये बताइए, ये कार्ड जो है ये सरकारी अस्पताल में भी इस्तेमाल हो सकेगा और प्राइवेट अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो सकेगा?
جی یعنی اگر آپ داخل ہوں گے تو جو ہے وہ اب جی اگر آپ داخل ہوں گے سوال کرنے پہ اگر آپ داخل ہوں گے اسپتال میں تو تب چارجز جو ہیں کارڈ کے ذریعے ادا کیے جا سکیں گے. جی دیکھیں بالکل جو اس پینل کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں جو کہ اس لسٹ کے اندر موجود ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ہاسپٹلز کو شامل کیا گیا ہے. گو کہ یہ پروگرام خیبر پختونخوا کے اندر تو ساری آبادی کو مل چکا ہے. 31 مارچ تک جو ہے وہ پنجاب کے ہر خاندان کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا. ابھی فیز وائز یہ چل رہا ہے جس میں آپ کے علم میں ڈی جی خان ساہیوال ڈویژن لاہور ڈویژن آج راولپنڈی ڈویژن کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. سارے سرکاری اسپتال بھی شامل ہوں گے اس میں جو ہے جی سارے سرکاری ہاسپٹلز بھی شامل ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہیں جو کہ پینل کا حصہ ہے. وہ وہاں ان کا بھی علاج وہاں سے لوگوں کا ممکن ہو سکے گا. اور اس میں آپ کے ڈائلیسس کے مریض ہیں, اس میں جو آپ کے سرجری کے مریض ہیں, اس میں آپ کے پتہ ہے اوپن ہارٹ سرجری ہے, اس کے اندر اینجیوگرافی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سیزیرین جو زچگی کے آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑے لوگوں جو بچے پیدا ہوتے ہیں زچہ بچہ وہ ہے جی زچہ بچہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور کے اوپر شامی صاحب جو ڈائلیسس کا معاملہ تھا, لوگوں کے ایک ہفتے میں 2 ڈائلیسس ہوتے تھے اور پرائیویٹلی اگر وہ کرواتے تھے تو 5 سے 7 ہزار روپے اس کا خرچ آتا تھا ایک ڈائلیسس کا. اور اگر مہینے میں ان کو 10 ڈائلیسس کروانے پڑتے تھے تو 50 سے 60 ہزار عام آدمی تو خرچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. درست ہے, تو یہ آپ کا تمام چیزیں جو ہیں اس کی کور ہو گئی ہیں. نہیں, بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ, ایک پروٹیکشن مل گئی ہر شخص کو. اور مگر آپ یہ بتائیے کہ جو ہسپتال ہیں سرکاری ان کی فنڈنگ پھر آپ کم کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ابھی بنیادی طور کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. ان کی یعنی ان کی فنڈنگ برقرار رہے گی بدستور. ان کی فنڈنگ وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ان کا سسٹم چل رہا ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر ان کے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچرز بھی ہیں, باقی تمام چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر مستقبل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بوجھ کم ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ان کا جو بجٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ان کے اخراجات میں آٹومیٹکلی کمی آ جائے گی. جب آپ کا ایک پورا ہیلتھ کیئر کا ایک نیا سسٹم آ رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں نئے ہاسپٹلز بننا شروع ہو گئے, نئی مشینری آنا شروع ہو گئی, ڈاکٹرز آنا شروع ہو گئے, وہ ہاسپٹلز جن کے پاس بند ہونے کو تھے وہ بھی ریوائیو ہو گئے ہیں اور وہاں پر جدید مشینری موجود ہے, جدید سہولیات موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ عام آدمی کو بہت بڑا بینیفٹ. مگر آپ 400 ارب روپے بتائیے کوئی اس کا اہتمام کریں گے کہ جو چارجز ہیں ان پہ نگرانی کی جائے, وہ بھی متعین کر دیے جائیں سرکاری ہسپتالوں میں بھی اور غیر سرکاری ہسپتالوں میں بھی؟ یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی آلریڈی جو ہاسپٹلز پینل پر آئے ہیں ان کے چارجز الگ الگ نہیں ہیں, یونیفارم چارجز ہیں. یعنی کہ وہ ریٹ ان کا طے ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ کہ اگر سرجری ہونی ہے تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے, زچہ بچہ کا معاملہ ہے تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے. وہ طے کر کے ایگری ہو کے پھر پینل کے اندر آتے ہیں. تو لہٰذا نہ کسی سے اوور چارجنگ ہوگی, نہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فراڈ ہوگا. اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بڑی کلوز جو ہے وہ, میں یہی آپ سے جاننا چاہتا, اگلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسی اسکیم آئی ہے نا فاروق صاحب, تو اس میں کئی عناصر جو ہیں وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو اس امپورٹنٹ کارڈ میں کوئی ایسا فراڈ یا اس کے اندر جو موجود انشورنس یا رقم ہے اس میں کوئی ایسا فراڈ نہ ہو پائے انڈیویجولی یا کلیکٹیولی, اس کو روکنے کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے؟ دیکھیں پورا مانیٹرنگ کا جو ہے وہ سسٹم بنا ہوا ہے جس میں ہاسپٹلز کو بھی چیک کیا جاتا ہے, جو انشورنس کمپنی ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے. اور دوسرا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر حکومت نے تو ہر جو شہری ہے اس کا, جو ہر خاندان ہے اس کا پریمیم ادا کر دینا ہے. انشورڈ ہو گیا, وہ ہیلتھ انشورنس مل گئی, ہیلتھ کور مل گیا. اب اگر کسی جگہ کے اوپر پیلفریج ہوتا ہے تو وہ نقصان پھر انشورنس کمپنی کا اپنا ہے. تو لہٰذا انشورنس کمپنی نے بھی اپنے اوپر خود چیکس رکھے ہوئے ہیں, اپنے لوگوں کے اوپر چیکس رکھے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک جانب حکومت کی طرف سے چیک ہے, دوسری جانب انشورنس کمپنی کا بھی اپنا بھی چیک موجود ہے ان کے اپنے لوگوں کے اوپر. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اندر کوئی اس قسم کی جہاں یہ رول آؤٹ ہوا ہے کوئی پرابلم نظر نہیں آیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ 400 ارب ہم نے مختص کیے ہیں. لیکن یہ تو جب انشورنس ہے نا, تو انشورنس میں تو آپ پریمیم ہی دیں گے نا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کا کارڈ استعمال ہو جائے, اتنے پیسے وہ خرچ بھی کر لے.
نہیں شامی صاحب، یہ عرض یہ ہے کہ جب آپ کسی کو انشورڈ کرواتے ہیں تو پھر اس کا پریمیم تو آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں نے لائف انشورنس لی ہوتی ہے یا گاڑی کی انشورنس لی ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ کی گاڑی کا، آپ کو انشورنس کا مطلب ہے کہ ایک تحفظ حاصل ہے. تو اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کلیم اس وقت کریٹ ہوتا ہے. تو اگر بندہ صحت مند ہے تو اس کو کلیم اس کا نہیں کریٹ ہوگا. اگر اس کو کوئی علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کلیم کرے گا، اس کا جو ہے وہ علاج ہو جائے گا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نظام موجود نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خاص توجہ تھی، خاص ویژن ہے ان کا، جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کروایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے بہت بڑی سہولت بن گئی. اور بلکہ آپ کو مبارک ہو جامی صاحب کو، اور آپ کو بھی، آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو آپ کو تو 1 جنوری سے آپ کا کارڈ جو ہے وہ آن ہو چکا ہوا ہے. فیصل آباد میں بھی میرا خیال پہنچ چکا ہوگا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں، ہمارا 8 فروری سے آن ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ہمارے جو خرم شہزاد صاحب ہیں وہاں، آپ کے جو ایم این اے ہیں، آپ کے جو عزیز ہیں، ان کو بھی ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا کہ نہیں؟ وہ مجھے کچھ، وہ بھی انشاءاللہ 8 فروری کو اہل ہو جائیں گے. کچھ ناراض سے نظر آتے ہیں مجھے وہ. نہیں، وہ اب ہماری پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. ابھی ان کو کل حالیہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے. آپ انہیں مبارکباد دیں. مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آج یعنی براہ راست اسد عمر صاحب کے ساتھ وابستہ ہوں گے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں معززین یہ جو نجی مسائل ہیں ان کو پروگرام کے بعد ڈسکس کر لیں. یہ قومی مسائل ہیں. وہ خرم شہزاد صاحب بڑے پرانے ہیں، ٹھیک ہے، کارکن ہیں، صحیح ہے، ایم پی اے رہے، ایسے ہی ہے، ایم این اے رہے. نہیں، فاروق صاحب بڑے پرانے ہیں. یہ تو نہیں خیال، ان کی تو ابھی داڑھی نکلی تھی جب یہ پی ٹی آئی میں، یہ تو پیدا ہی پی ٹی آئی میں ہوئے. ان کسی یہ آغوش میں پرورش پائی. ایسا ہی. اچھا، میں ایک سوال بڑا اہم ہے ہیلتھ کارڈ سے جڑا کر اجازت دیں. فاروق صاحب، ایک کارڈ پہ کتنے لوگ علاج کر سکتے ہیں؟ پوری فیملی بھائی. نہیں، اس میں میسیجز کچھ میں آتا ہے کہ آپ سمیت 3 افراد. تو یہ واضح کر دیں کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے. نہیں جامی صاحب، جس طرح آپ اور آپ کی وائف اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک خاندان ہیں، یعنی آپ کے بچے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ ہے وہ ایک خاندان تصور ہوگا، اور ان کے جو غیر شادی شدہ بچے ہیں وہ اس کے اہل ہوں گے. یعنی خاندان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وائف اور آپ کے غیر شادی شدہ جو آپ کے بچے ہیں وہ ایک خاندان تصور ہوگا. اور پنجاب کی تقریباً 12 کروڑ کے قریب آبادی ہے، 3.5 کروڑ 4 کروڑ کے قریب خاندان بنتے ہیں، تو یہ سب کورڈ ہوں گے. اس میں اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی بھی شامل ہے، اسلام آباد بھی شامل ہے، کے پی بھی شامل ہے. اور اب جو ہے وہ ہم تو گزارش کر رہے ہیں سندھ حکومت سے کہ کیونکہ یہ پروگرام صوبائی حکومتوں نے شروع کیا ہے تو اس میں سندھ حکومت بھی آگے آئے. وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کی وہاں کی عوام کو ضرورت ہے. اگر سندھ حکومت آگے نہیں آتی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، اب وفاقی حکومت نے تو آلریڈی جو ہے وہ تھرپارکر میں اور کچھ ایسی جگہوں کے اوپر یہ انیشیٹو آلریڈی لیا ہوا ہے. اور وفاق تو ہمیشہ آگے آیا، چاہے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ احساس کفالت پروگرام میں 66 ارب روپیہ ہم نے کیش تقسیم کیا وہاں بھی، اور ہمیشہ ہم نے اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا. لیکن صوبے این ایف سی کے تحت ایک بہت بڑا حصہ وفاق سے پیسوں کا لے کے جاتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے اوپر بھی وہ پیسہ خرچ کریں. بہت بہت شکریہ جناب فاروق صاحب. جو قابل ستائش معاملہ ہے اس کی ستائش بنتی ہے اور امید ہے کہ اس سے عوام مستفید ہوں گے. لیکن ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اسپتالوں کا بگڑتا نظام ہے، اگر اس پہ بھی توجہ دی جائے. سرکاری اسپتال جو ہیں ان کی فنڈنگ رکنی نہیں چاہیے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ ایک بنیادی پتھر ہیں آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا. اگر اب بھی جو کرونا کی وبا ہے نا، اگر سرکاری ہسپتال نہ ہوتے تو دیکھیں کیا قرآن مرد. بالکل ٹھیک. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو سارے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں. صحیح. تو لوگوں سے وصول بھی کریں گے. چلیں ایک بریک. مگر اب یہ دیکھیں جو سرکاری ہسپتال ہیں، جب اس میں بھی کوئی آدمی ایڈمٹ ہوگا نا، وہ بھی چارج کر سکیں گے اس سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ذرائع آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. صحیح. ایک بریک ناظرین یہاں پر آن پہنچی اور پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب نئے مشیر برائے احتساب و داخلہ تعینات ہوئے، اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جسے قلعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے. یہ دو موضوعات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، ابھی ڈاکٹر سرور صاحب کا بھی فون تھا، معروف معالج ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ
दिल के जनाब बादशाह हैं वो, दिल के बाद अमराज दिल की धड़कनों पे और डॉक्टर अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो ये फरमाते हैं कि अगर एक इलाज एक ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल 50,000 में करते हैं तो उसी में सरकारी भी करेगा, तो इसका मतलब है सरकारी हॉस्पिटल के पास वो 50,000 प्रॉफिट में, क्योंकि सरकारी अस्पताल का नज़्म व नस्क तनख्वाहें ये तो सारी सरकार ने देनी है, तो इस बुनियाद पर सरकारी निज़ाम क्यों नहीं बेहतर होता? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है ना, तो सरकारी अस्पतालों के लिए भी एक अच्छा मौका है इम्प्रूव करने का। असल मसला ये होगा कि जब ये इंश्योरेंस कंपनी वाले किसी के साथ मिल के बोगस मरीज दाखिल होंगे और ये फ्रॉड होगा, मगर फ्रॉड भी होते हैं, अब क्या करें, हादसे की वजह से हादसा होता है तो आप जीटी रोड तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये सिस्टम ठीक है, मॉनिटरिंग जरा इसको स्ट्रिक्ट करनी होगी। बिल्कुल ठीक। सर, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बड़ा जोर शोर से गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को लॉन्च किया, 2 दफ़ा इफ्तिताह भी शहर हुआ। बन रहा था जी, ये 15 लाहौर के अंदर लाहौर नया लाहौर था। 15 सितंबर 2020 को रावी रिवर मंसूबे का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने संग बुनियाद रखा, लेकिन फिर दिसंबर 2020 में हमने देखा कि सिविल सोसाइटी और माहिरीन कानून ने इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत ने अलबत्ता इसकी तशहीर ऐसे की कि ये एक काया पलट मनसूबा होगा, इसमें क्या फ्लॉज थे, क्यों माहिरीन इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, कोर्ट के यहाँ ये कैसे गया मामला और क्यों इसे गैर कानूनी करार दिया, इस पर बात करते हैं मारूफ कानूनदान वक़ार ए शेख साहब से, जो इस मंसूबे के हक़ में नहीं थे, इसके ख़िलाफ़ वो दलाइल देते रहे इस कोर्ट के रूबरू। वक़ार ए शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या एतराज़ था सर आपको इस मंसूबे पर और कोर्ट ने अब क्या फ़ैसला करार दिया है? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में इस मंसूबे में जो बुनियादी चीज़ जो चैलेंज की गई थी वो ये थी कि 1,07,000 एकड़ अराजी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत उसको एक्वायर किया जा रहा था। ये जो 1894 का एक्ट है इसमें कंपल्सरी एक्विजिशन है और जो प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट वही प्राइस फिक्स की जाती है और फार्मर को उसकी जमीन की जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं मिलती, तो यहीं से उसका मुआशी इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। और इसके इसमें बहरहाल बुनियादी नुक्ता जो वो जरी जमीन को जो कि फर्टाइल लैंड है वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं उनको बचाना था, और ये जो रिवर रावी का बेड है दोनों तरफ इसको लंग्स ऑफ लाहौर कहा जाता है। तो लाहौर के इर्द गिर्द अब सिर्फ यही बेल्ट बची है जिसको मास्टर प्लान में इंटेंशनली ग्रीन रखा गया था, और लाहौर का जो मास्टर प्लान है वो बनाने की जो अथॉरिटी है वो पहले लोकल गवर्नमेंट के पास थी, फिर एलडीए को दी गई, और एलडीए ने भी अपने मास्टर प्लान में इसको ग्रीन लैंड के तौर पे ही शो किया हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये ग्रीन एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है और यहाँ पे किसी तरह की भी कोई हाउसिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। यानी आपके दो एतराज़ात हुए, एक तो जो एक्वायर किया जाएगा तो मार्केट प्राइस नहीं दी जा रही थी, और दूसरा ये कि यहाँ हाउसिंग का प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता था, ये ग्रीन एरिया है, यहाँ कोई तामीर नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि ये बड़ी खुली तफरीक थी कि इस एरिया में कोई प्राइवेट डेवलपर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, कोई स्कीम नहीं बना सकता, तो फिर गवर्नमेंट कैसे बना सकती है? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 1894 का एक्ट है, ठीक है, उसमें लैंड सिर्फ उसी सूरत एक्वायर हो सकती है अगर पब्लिक पर्पस हो। तो अदालत ने आपकी दोनों बातें मान ली। अदालत ने इसमें जो वेरियस फाइंडिंग्स दी हैं उसमें से ये कहा गया, ये इस प्रोजेक्ट को कहा गया है कि ये पब्लिक पर्पस पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसकी जो जमीन है वो गरीब फार्मर से एक्वायर करके और वो आगे जो लोकल जो डेवलपर्स हैं, हाउसिंग स्कीमों के मालिक हैं, उनको आगे वो जमीन जो है वो ऑक्शन की जा रही थी और उन्होंने अपना जो उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दे दिया गया था। ठीक हो गया। दूसरा ये कोर्ट ने पहली दफा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 उसके ऊपर ये कहा है कि ये लॉ जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस लॉ को गवर्नमेंट जो है वो अमेंड करे। ठीक है। और नहीं, मगर सवाल ये है कि अगर ग्रीन एरिया है, यहाँ इमारतें तामीर ही नहीं हो सकती, तो फिर तो बात सानवी हो गई ना, लैंड एक्विजिशन का मामला तो सानवी हो गया। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के ही अल्ट्रा वाइज और वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर हो गए तो ये बाकी सारी चीजें जो है वो सानवी है, लेकिन ये इस लिहाज से सानवी नहीं है कि इस जजमेंट का फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे, फ्यूचर में लोगों का मुआशी इस्तेहसाल नहीं होगा,
लैंड एक्विजिशन एक्ट मिस यूज नहीं होगा, और ये जो हमारी ग्रीन लैंड के ऊपर उन्होंने बड़ी अथॉरिटेटिव फाइंडिंग दी है कि ग्रीन लैंड फ्यूचर में एक्वायर हो ही नहीं सकती, ठीक, अगर करना होगी तो उसके लिए लॉ अमेंड किया जाएगा, और उसके लिए ये डिवीजन बेंच का फैसला है, सिंगल बेंच, सिंगल बेंच का फैसला है। सिंगल, तो इसका मतलब है इसके खिलाफ अपील जो है वो फवाद चौधरी साहब ने हाई कोर्ट में भी हो सकती है, ऐलान कर दिया उन्होंने, हाई कोर्ट चैलेंज करें। हाँ, इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वक़ार शेख साहब, आपके कीमती वक्त का भी। मुर्ज़ा वहाब साहब के भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि हमने कराची में जो एहतजाज हुआ, शेलिंग हुई और पुलिस का जो रवैया था उस पर बात की है, तो उनसे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये FIA के जी सरबराह मुकर्रर हो गए। नहीं सर, मुशीर एहतसाब व दाखिला, हाँ FIA तो उनके नीचे आ गई, नीचे आ जाएगी वो, यानी शहजाद अकबर साहब के जगह उनको मुकर्रर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आज इनके बारे में मैं जान रहा था, तो ये एबटाबाद के इलाके बेरूट से इनका ताल्लुक है, अब्बासी क्लैन से ताल्लुक है, वालिद इनके जो है अलामा, तो हमारे अंसार अब्बासी साहब जी, शाहिद खान अब्बासी साहब, हमारे आमर अब्बासी साहब, सारे ये सबको, और भी कई अब्बासी तो इनके वालिद मोहतरम अलामा इनातुल्लाह मशरकी यानी हरार से थे, लेकिन जब फिर हरार नहीं खाकसार, जी खाकसार, और फिर ये उसके बाद तादमे अमर मुस्लिम लीग से जुड़े रहे, FSC मुजफ्फराबाद से। अलामा इनातुल्लाह मशरकी एक बहुत तारीख साज शख्सियत है, ऐसा ही है, खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी, 1974 में कमीशन लिया इन्होंने, करवट जन्नत नसीब करे। और फिर ये नैब कराची, नैब बलूचिस्तान, नैब पेशावर और नैब इस्लामाबाद से भी जुड़े रहे, और उर्दू अंग्रेज़ी में कॉलम भी लिखते हैं। इसके अलावा आपकी तहरीरों से मालूम होता है कि शेर व अदब और मज़हबी सवाल ये है, शगफ है, वो जब मुकर्रर हो गए मुशीर एहतसाब, तो पहले तो हमें ये बताया जाए कि मुशीर एहतसाब के फ़राइज़ क्या है। चलिए उनसे फिर नशिस्त करते हैं, उन्होंने करना क्या है, ठीक है, उनसे पूछते हैं। अगर पहले तो मुबारक हो, और फिर उन्हें दावत है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी है, दौरे करने हैं, तो या कोई सिस्टम को की इस्लाह करनी है। चले ये ऑनर उनके लिए क्यूरी डाल देते हैं ना कि आपको ये उहदा मुबारक, लेकिन इन सवालों के लिए हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हूँ। मुर्ज़ा वहाब साहब भी आ गए, उनसे बात करें। मुर्ज़ा साहब, ये क्या हुआ सर, आपने रुकने असेंबली तक को नहीं छोड़ा, आपकी पुलिस ने उन्हें लाठी चार्ज किया, ज़ख्मी हो गए, मुत्तहदा के तर्जुमान कहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, ख़वातीन पर बहिमाना तरीके से लाठी चार्ज किया गया। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। हम इज़हार राय पर बिलीव करते हैं, किसी को प्रोटेस्ट करना है वो प्रोटेस्ट करे, और इसकी बेहतरीन मिसाल जमात इस्लामी का धरना है जो पिछले 26 रोज से सिंध असेंबली के सामने जारी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने कराची की इंतजामिया के साथ इंगेज किया आज के प्रोटेस्ट के हवाले से, और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो शारे फैसल से होते हुए प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे और वहां पर धरना देंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी एपेक्स कमेटी के फैसले हैं कि कोई सड़क जो मेन शारा है, शारे फैसल वगैरह को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, बट बिकॉज हम इज़हार राय के हक को बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है, हमने इजाज़त दी कि आप वहाँ से सीधा प्रेस क्लब की तरफ आ जाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने कमिटमेंट और यकीन दहानी कराने के बावजूद प्रेस क्लब का फिर रुख नहीं किया और डाइवर्ट करके वो रेड जोन में दाखिल हुए, जहाँ पर वज़ीर आला हाउस भी वाक़ है, और PSL के हवाले से जो इंटरनेशनल टीम्स कराची आई हैं वो दोनों होटल्स भी वहाँ पर वाक़ हैं, जहाँ पर बड़ी इन्फोर्समेंट थी पुलिस की फॉर देयर सिक्योरिटी। बार बार उनके साथ MQM की क़यादत के साथ इंगेज किया गया कि अगर आप इंगेज करना चाहते हैं, डिलिब्रेट करना चाहते हैं सियासी मसाइल को हल करने के लिए, हम आपकी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं, बट इस तरीके से इस जगह पे इस तरह का तासुर देना वो गैर मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा पुलिस को के साथ इन्होंने जो कमिटमेंट की थी, जो इंतजामिया के साथ कमिटमेंट की थी, उसको उन्होंने वायलेट किया, और वायलेट करने के बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां पर सारी दुनिया की नजरें हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कराची का बुरा इंप्रेशन कन्वे किया जा सके या पाकिस्तान का बुरा इंप्रेशन कन्वे किया जा सके PSL के हवाले से। मतलब आप साहब अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बात यह क्योंकि आप भी तो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल जैसे को तैसा वाली बात हो गई है। नहीं शामी साहब, हम तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, जमात इस्लामी 26 रोज से सिंध हुकूमत को रोज बुरा भला कह रही है, वो एहतजाज कर रही है, लेकिन पुरअमन तरीके से कर रही है। हम एहतराम करते हैं और हमने उनको इजाजत दी कि वो प्रेस क्लब तक आए। ज्यादा उन्होंने ये की, ये कमिटमेंट प्रेस क्लब की थी, और प्रेस क्लब से वो डाइवर्ट होके फिर इस एरिया में आपसे बाद में वक्त मिला, बाद में राब्ता हुआ, अब वक्त हमारे पास महदूद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कई सवालात रहते थे। शाम साहब, डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा पंजाबी ज़ुबान पर एक सनद सूफिया के ऊपर
उनकी एक ख़ास तहक़ीक़ सूफी भी बुजुर्ग हैं और डायरेक्टरेट है उनका, डॉक्टरेट है उनके, बीमार हैं शायद जी, पेलाक की डायरेक्टर हैं, जो इदारा पंजाबी ज़बान की फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी जिसके पास है, शदीद अलीर रहीं, PKLI भी गई, दीगर अस्पतालों में भी गई, अब कुछ असम्बली हैं तो उनके लिए दुआए सेहत की गुज़ारिश। उनकी तरह तरह के टेस्ट हुए, तरह तरह की तशख़ीस हुई, अल्लाह का करम है कि अब वो एक तसल्ली बख्श मामला उनका है, रूबे सेहत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। ये अदारा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की निशानी है और हमें उनकी याद दिलाता है, उनके हुस्न इंतज़ाम की, और सुगरा सदफ साहबा जो हैं वो भी हमें वो याद दिलाती हैं अपने अच्छे माजी की। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।